हम्म, कि हम आज की चर्चा को शुरू करते हैं। वैसे तो आज मैंने आपको जो चर्चा करनी है वो सारी बातें आज सुबह से दोपहर तक लिखी हैं। मैंने सवेरे, फिर 10 बजे, 11 बजे, इस तरह 3 पोस्ट डाली है। और ये तीनों पोस्ट मिला करके लगभग आज का विषय पूरा हो गया है उसमें। फिर भी हम लोग यहाँ जब प्रत्यक्ष बैठे हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ ने नहीं पढ़ा होगा, तो इसलिए फिर से उसको रिमाइंड कराना तो जरूरी है। इसलिए मैं आज आपके सामने आज का विषय रख देता हूँ। एक बात तो मैं आपको यह बता दूं कि हम लोग सिर्फ प्रश्न पूछने वाले संस्थान नहीं हैं। हम प्रश्न पूछने के साथ साथ उत्तर खोजने और उत्तर देने, इसकी भी जिम्मेदारी उठाते हैं। आपको ऐसा कहीं और प्रायः आमतौर पर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग कोई ऐसा प्रश्न नहीं करते हैं जिस प्रश्न का हमारे पास कोई समाधान ही नहीं है। जिज्ञासा अवश्य कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो आज भी जो हम लोगों ने जो चर्चा शुरू की है, यह केवल प्रश्न करने के लिए नहीं है, उत्तर देने के लिए भी है। क्यों? क्योंकि हम मार्गदर्शक अपने को मानते हैं, और मार्गदर्शक तो मार्ग बताता है, उत्तर बताता है। तो आज जो हम लोग विचार कर रहे हैं जिस विषय पर, वह विषय या वह समस्या कब से शुरू हुई, इसका कोई प्रमाण नहीं है। हो सकता है कि यह समस्या आदिकाल से रही हो सकता है कि 1000 2000 वर्षों से रही हो। यह भी हो सकता है कि ये 200 400 वर्षों से हुई हो। लेकिन जो ऐतिहासिक घटनाक्रम, जो जहाँ तक जानकारी है, पिछले कुछ हजार वर्षों की जानकारी, उसके अनुसार लगभग 2500 वर्ष पहले दुनिया में करीब करीब राजतंत्र था। अब ये समस्या क्या थी, राजतंत्र था क्या? यह बात सही है कि किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा शक्ति से ही हो सकती है। किसी व्यक्ति को गलत करने से समझाने का कार्य तो धर्म कर सकता है, लेकिन जो धर्म को ना माने तो उसको उसको दंड तो नहीं दे सकता धर्म। और ना इस्लाम के सरीखा समाज दे सकता है। तो उसको दंड देने के लिए
कोई एक व्यवस्था बनानी पड़ती है, और व्यवस्था के जगह पर वो कार्य हम लोग पुराने जमाने में मानते थे कि एक भगवान है, और राजा भी लगभग भगवान सरीखे माना जाता था, भगवान नहीं। इतना राजा को महत्व और सम्मान दिया जाता था। क्यों? क्योंकि जिसको भी आप पावर देंगे, उसको, पावर का मतलब होता है शक्ति। अब यह जो आप शक्ति देते हैं, उसको आप सेना भी देते हैं। इसका मतलब है कि जिसके पास सेना होगी, वही सेना के माध्यम से आपको सुरक्षा की गारंटी दे सकता है। अन्यथा कोई व्यक्ति व्यक्तिगत आधार पर तो सुरक्षा की गारंटी दे ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति दो संगठित व्यक्तियों से कभी मजबूत नहीं होता है, कमजोर ही होता है। चलिए, जब हमारी सेना एक संगठन है, राज्य एक संगठन हुआ, राजा। अब दिक्कत यहां से शुरू हुई कि जिसके पास सेना है, पुलिस भी है मान लीजिए, उसकी अगर नीयत खराब हो गई, हमने उसको बंदूक दी है कि दरवाजे पर खड़े रहो, और अगर कोई क्रिमिनल आवे, हमारी जान को कोई खतरा हो, तो तुम शक्ति का उपयोग कर लेना, और वह हमारी पीछे दौड़ पड़ा। एक पौराणिक कहावत भी पहले मैंने सुनी है कि जब शंकर जी को कोई दौड़ाया मारने के लिए, तो शंकर जी दौड़ने लग गए, और तब फिर विष्णु विष्णु ने आकर के और जाल रच करके या छल करके शंकर जी की जान बचाई। ये कहानी सुनी है मैंने। तो अब यह प्रश्न तो खड़ा होता है कि जिसको आपने सेना दे दी, वह सबसे पहले आपको गुलाम बनाने सोचने लगा, तो फिर ऐसा उस पर नियंत्रण कैसे हो कि अगर उसकी नीयत खराब भी हो तो हम उसको रोक सके? ऐसा कोई पुराने जमाने में समाधान खोजा नहीं गया है। जरूर हमारे ऋषि मुनियों ने भारत में, दुनिया में नहीं, भारत ने इसका समाधान खोजा था वर्ण व्यवस्था के रूप में। लेकिन आज हम लोग वर्ण व्यवस्था पर चर्चा नहीं करेंगे, वर्ण व्यवस्था पर फिर कल चर्चा करेंगे। दुनिया ने क्या समाधान खोजा? तो 2500 वर्ष पहले ग्रीस में, जिसको शायद एथेंस कहा जाता है, ऐसा मैं सुना, वहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र की शुरुआत हुई। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब सारे लोग बैठ करके जो निर्णय करेंगे वही मान्य होगा। वह निर्णय तंत्र को मानना होगा। यहां से लोकतंत्र की शुरुआत हुई, एथेंस से। अब उसका और आगे क्या हुआ धीरे धीरे, वो सब कहाँ कहाँ लिखा हुआ है हमको ज्यादा नहीं मालूम है भाई। लेकिन हम लोग तो देख रहे हैं अब, ये लोकतंत्र एक तरह से ब्रिटेन, अमेरिका या पश्चिम के देश, उन लोगों ने एथेंस से नकल की होगी, ग्रीस से, या
कुछ सुधारा होगा उसको, जो भी किया होगा मान लीजिए। तो यह जो पुराने जमाने में जो था राजतंत्र, राजा ही सर्वशक्तिमान होता था, उसको हम लोगों ने बदल दिया लोकतंत्र में कि नहीं, लोक सर्वशक्तिमान होगा। तो सेना तो लोक के पास है नहीं, सेना तो है, राजा का नाम बदल करके हमने कर दिया राज्य, ये अंतर कर दिया। तंत्र का मतलब राज्य। अब राज्य अगर सेना की ताकत पर लोक को गुलाम बनाना शुरू कर दे, तो लोकतंत्र में क्या प्रावधान है? तो लोकतंत्र में यह प्रावधान डाला गया उस समय कि राज्य किसी लोक द्वारा निर्मित संविधान के अंतर्गत कार्य करेगा, उससे अलग नहीं जाएगा। बना तो दिया गया कि संविधान के अंतर्गत कार्य करेगा, और उस संविधान के अंतर्गत ही सेना पर राज्य का असीमित नियंत्रण न होकर के, और एक ब्रिटेन वगैरह में एक राजा की या रानी की या जो भी जिस तरह भी बना, कुछ एक स्वरूप बनाया गया ब्रिटेन में कि भाई थोड़ा सा इस प्रकार का नियंत्रण होना चाहिए। ये तो स्वरूप बन गया उस समय कि एक संविधान बनेगा और संविधान के अंतर्गत तंत्र काम करेगा, और संविधान के द्वारा किसी एक व्यक्ति को पावर दिया जाएगा जिसके अंतर्गत सेना वगैरह हो जाएगी। ऐसा कोई स्वरूप बना। वह उसी लोकतंत्र को हम लोगों ने भारत में अक्षरशः स्वीकार किया। गांधी ने कभी लोकतंत्र को अच्छी व्यवस्था नहीं माना, लेकिन गांधी लोकतंत्र के जगह तत्काल कोई ऐसा सुझाव भी नहीं दे सके कि जिसको उस समय स्पष्ट किया जाता कि संविधान में ऐसा होना चाहिए। और फिर संविधान बना तो गांधी के बाद बना, गांधी के समय तो बना भी नहीं। जो भी आप मान लीजिए, चलिए। तो अब लोकतंत्र को हमने पश्चिम से नकल कर लिया, लेकिन उस नकल के साथ साथ हम लोगों ने इस बात की व्यवस्था नहीं की कि अगर संविधान पर ही तंत्र ने नियंत्रण कर लिया तो उसके पास तो सब कुछ हो गया। जिस संविधान को आपने लोक की तरफ से घोषित किया था, चेक एंड बैलेंस, लोकतंत्र, तो एक लोक और एक तंत्र, और इन दोनों के बीच में संविधान, यही तो हम लोगों की व्यवस्था थी, या यही लोकतंत्र सोचा गया था। लेकिन किसी न किसी बुरी नीयत से तंत्र ने संविधान को ही अपने कब्जे में कर लिया। तो अब लोकतंत्र की परिभाषा बदल दी गई। लोकतंत्र की परिभाषा जो बताई गई थी स्वतंत्रता के समय,
वो बताई थी गई थी कि तंत्र अपॉइंटेड और कंट्रोल्ड बाय लोग। किसके माध्यम से? संविधान के माध्यम से। तंत्र ने फिर उसको दो भाग कर दिया। तंत्र अपॉइंटेड बाय लोग, कंट्रोल बाय कॉन्स्टिट्यूशन, मेड बाय तंत्र, बाय लोक नहीं। तो उन्होंने लोकतंत्र की एक नई परिभाषा प्रचलित कर दी शुरुआत से ही, और अपने को ही भाई लोक का प्रतिनिधित्व उस समय कर रहे थे संविधान सभा। तो संविधान सभा को ही उन्होंने संसद घोषित कर दिया। हो गया, अब संसद ही संविधान संशोधन करेगी, संसद ही सब कुछ करेगी। यहां आकर के वो मामला इस तरह का हो गया। ये तो हो गया। अब हम लोग के सामने एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि हम कर क्या सकते हैं। अब जो हुआ सो हुआ। हम जो हुआ, चाहे अच्छी नीयत से हुआ, बुरी नीयत से हुआ, जो भी हुआ हो गया। आगे कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी हम लोगों को कि लोकतंत्र की परिभाषा लोक नियंत्रित तंत्र के रूप में समाज में आवे। तंत्र का मतलब हुआ एक प्रकार से राज्य, क्योंकि तंत्र के ही तीनों भाग हैं और ये तीनों मिलकर के ही राज्य। उन्होंने अपनी अलग परिभाषा की, कार्यपालिका को राज्य घोषित कर दो, न्यायपालिका को अलग है, विधायिका अलग है, ये सब वो सब सब तंत्र के भाग हैं। यह प्रश्न उठा है अब कि भाई सेना पर किसका नियंत्रण होगा। तो आदर्श स्थिति में बनाया गया था कि सेना पर संविधान का नियंत्रण होगा। लेकिन अब सेना सीधे सीधे, क्योंकि जब संविधान ही गुलाम हो गया तो सेना तो उनके नियंत्रण में आ गई, तंत्र के। अब और तंत्र के भी नियंत्रण में कहिए या जो भी स्वरूप बन गया बन गया। हम क्या कर सकते हैं इस संबंध में? आखिर हमें कुछ न कुछ तो विकल्प तो बताना पड़ेगा जरूर। हम इतना कह करके अपनी जान नहीं छुड़ा सकते कि भाई ये तो पुराना टीबी का रोग है, हजारों साल से नहीं चला आ रहा है, पता नहीं कब से ये बीमारी शुरू हुई है और इसका कोई इलाज नहीं है। हम जब अपने को समाज वैज्ञानिक मानते हैं, कहते भले ना हो, मानते तो हैं अपने को कि हम समाज शास्त्री नहीं हैं। समाज शास्त्री जो होता है वो बने बनाए शास्त्र को फॉलो करता है, और समाज विज्ञानी रिसर्च करता है। तो हम लोग इसका रिसर्च कर रहे हैं, हम फॉलो नहीं कर रहे हैं कि लोकतंत्र की जो परिपाटी है वो ठीक है, चलिए इसी को थोड़ा बड़ा सब कुछ सुधार दिया जाए। ऐसी तो कोई बात नहीं है। हम तो रिसर्च कर रहे हैं। तो रिसर्च के आधार पर हमें यह बात साफ करनी होगी कि हम इस संबंध में क्या चाहते हैं। एक बात आप समझ लीजिए कि हमने अगर बहुत अधिक सैद्धांतिक थ्योरी दे दी और वो प्रैक्टिकल नहीं हुई,
तो उसका भी कोई प्रैक्टिकल लाभ तो नहीं होगा जल्दी। तो अगर केवल प्रैक्टिकल हो गई, उसमें कोई सिद्धांत है ही नहीं, तो इस प्रैक्टिकल थ्योरी का क्या लाभ होगा फिर? तो हमें कोई ना कोई ऐसा तरीका खोजना पड़ेगा कि जो आसान हो या सुविधाजनक हो या संभव हो, बेस्ट पॉसिबल का सिद्धांत। ये बेस्ट पॉसिबल का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हमें ऐसी थ्योरी खोजनी पड़ेगी कि तंत्र द्वारा संविधान संशोधन के असीम अधिकार, अधिकार को हम चुनौती नहीं दे रहे हैं, हम दे रहे हैं असीम अधिकार को चुनौती। प्रैक्टिकल असीम अधिकार पर कुछ ना कुछ नियंत्रण होना चाहिए। क्या नियंत्रण होना चाहिए? आज से करीब करीब 15 वर्ष पहले मुझे वहाँ प्रशांत भूषण, अरविंद केजरीवाल और उनके सारे लोगों ने बुलाया था। शायद प्रशांत भूषण का घर में था हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पालमपुर। वहां मैंने यह प्रश्न उठाया था, क्या हो सकता है? प्रशांत भूषण ने लगातार यह बात कही कि जनमत संग्रह ही एकमात्र समाधान है और कोई समाधान नहीं। संविधान में यदि कोई संशोधन होता है तो जनमत संग्रह होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नहीं, जनमत संग्रह ठीक नहीं है, बहुत कठिन है, ग्राम सभाओं को अधिकार दे दिया जाए। यह प्रश्न वहां बैठक में रखा गया। बैठक में करीब 100 लोग थे, ये गोपाल राय वगैरह तो सब थे ही। खैर, निर्णय नहीं हो पाया कि क्या करना चाहिए। मैंने आज पूछा अपने लड़के से भी, अपने पोते से रवि, बताओ। उसने भी कहा कि बाबा जी, जनमत संग्रह के अलावा कोई उपाय नहीं, हर मामले में जनमत संग्रह। लेकिन आप जरा ये सोचिए कि एथेंस में जो संविधान था वो 4 लाइन 10 लाइन का संविधान था। स्विट्जरलैंड में जो संविधान है, अमेरिका में, ब्रिटेन में जो संविधान है, कितने उसमें प्रावधान है। छोटा सा संविधान है बस। अब ब्रिटेन का तो लिखा हुआ भी नहीं है, परंपरा पर। तो अगर वहां कोई इतना छोटा सा संविधान है तो स्वाभाविक है कि साल, 2 साल, 5 साल में शायद, 4-5 वर्षों में शायद एक आध बार कभी ऐसी जरूरत पड़ती हो। और आपको एक बात ये बता दें कि दक्षिण एशिया के जो हमारे देश हैं, इनको छोड़ करके पश्चिम के देशों में कभी कभी जनमत संग्रह भी कराया जाता है किसी महत्वपूर्ण विषय पर, होता है। लेकिन भारत का संविधान जो इतना बड़ा संविधान है, इसमें इतने अनुच्छेद हैं, इतने मामले हैं सारे, इतने संविधान संशोधन होने के कारण आप कितनी बार जनमत संग्रह कराएंगे? ये प्रैक्टिकल नहीं दिखता है। थ्योरी तो ठीक है कि जनमत संग्रह होना चाहिए,
भाई अभी तक भारत में संविधान बने 75 वर्ष हुआ है करीब करीब। 75 वर्षों में पता नहीं 100 है कि 150 संविधान संशोधन तो हो गए अभी तक। इसका मतलब है कि साल में एक दो तीन भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, कभी कभी हो सकता है साल भर में ना हो। तो कितनी बार जनमत संग्रह होगा? लेकिन अगर जनमत संग्रह नहीं होगा तो फिर क्या तरीका हो? कोई ना कोई तरीका हमको जरूर सोचना पड़ेगा और सोच करके समाज के सामने रखना पड़ेगा कि भाई हम लोगों के हिसाब से बेस्ट पॉसिबल तरीका ये हो सकता है। लेकिन हम किसी भी एक तरीके पर अपने को दृढ़ नहीं करेंगे कि यही एक तरीका है। क्योंकि अगर हमने किसी एक तरीके पर अपने को बांध दिया तो हम कभी सरकार को झुका नहीं सकेंगे, समझा नहीं सकेंगे। तो हमें इस प्रकार के तरीकों पर, विभिन्न तरीकों पर सोचते रहना चाहिए, विचार करते रहना चाहिए। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मैंने करीब करीब, मुझे पक्का तो याद नहीं है, लेकिन 15 साल पहले, या हो सकता है कि ऋषिकेश में बना हो, लेकिन मेरे हिसाब से दिल्ली कार्यालय में हम लोगों ने बनाया था। और उसमें एक मांग की गई थी सरकार से कि सरकार एक आयोग बनावे और उस आयोग में ये तीन लोग उसके प्रमुख हो। ये तीनों मिल करके एक आयोग बनाए और उस आयोग को यह कार्य जिम्मा दिया जाए कि संविधान संशोधन के लिए क्या प्रावधान होना चाहिए। वह आयोग उसका निष्कर्ष निकाले। ये हम लोगों ने उस समय बनाया था, उसका ड्राफ्ट भी कहीं होगा, रखा हुआ होगा। तो उस समय की बात है ये। लेकिन अब हम आप लोगों के साथ इतनी चर्चा आज करना चाह रहे हैं कि आपके दिमाग में ऐसा क्या सिद्धांत हो सकता है कि जो तंत्र पर लोक के नियंत्रण या अंकुश का तरीका बन सकता है। हम लोग ऐसे दो चार पांच 10 तरीकों पर विचार करें, सब पर गंभीरता से चर्चा होती रहेगी, और जो मानना होगा वो हमारे राजनीतिक दल या सरकार उसमें से जिसको ठीक समझेगी कर लेगी। ये आज का मैंने आपको विषय बताया है कि आप इसमें क्या कहना चाहते हैं। वर्ण व्यवस्था वाली चर्चा हम कल करेंगे ही। तो आज के विषय को मैं यही अपनी बात को रोक रहा हूं। मुझे बोलते 30 मिनट हो गया है और लगता है कि मैंने अपनी बात आपके सामने लगभग पूरी रख दी है। और सवेरे से मैंने 3 बार लिखा भी है। चलिए अब आप आगे अपनी चर्चा शुरू करिए। हम्म। नमो नमः, धन्यवाद। जी बताइए मंगला हाँ, प्रसाद जी। हाँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अ, वर्तमान में लोकतंत्र व्यवस्था ही व्यवस्था का केंद्र है और लोकतंत्र में कुछ सुधार होना चाहिए। अभी मुनि जी ने संविधान संशोधन चर्चा कर रहे थे।
150 के लगभग संशोधन हो चुके हैं, लेकिन संशोधन का आधार क्या रहा है, इसका कोई प्रारूप निश्चित नहीं है। और मैं समझता हूँ लोकतंत्र के माध्यम से ही लोकतंत्र की विकृतियों को निवारण किया जाए, क्योंकि व्यवस्था वही है। तो जिस व्यवस्था में है उसी व्यवस्था के तहत उस व्यवस्था की विकृतियों का निराकरण हो। और यहाँ पर मैं देखता हूँ जो लोकतंत्र में जो व्यवस्था दी गई संसद के केंद्र में, संसद में विमर्श का, चर्चा का। अब यहाँ पर जो चर्चा उठाने रखने और चर्चा के विषय पर जो है कि बात करने की जो व्यवस्था है, जहाँ से व्यवस्था का किसी भी प्रकार की विकृति निवृत्ति प्रवृत्ति की आरंभ की बात होती है, वो उसका मुख्य केंद्र संसद में चर्चा है। और संसद की चर्चा ही जो है कि विकृत हो चुकी है, और अधिकांश समय हंगामे और बकवासों में जो है कि रह जाता है। तो संसद की जो उत्पादकता है वह जो है कि लगभग अपनी जितनी उत्पादकता होनी चाहिए शायद उसका 1% ही जो है कि वह कर रही है। हम इस पर बहुत चिंतन किए कि संसद की उत्पादकता कैसे बढ़ाई जाए, उसमें विमर्श चिंतन कैसे बढ़ाया जाए। और लोकतंत्र में जो विमर्श हो उसकी एक अलग व्यवस्था होनी चाहिए। लोकतंत्र में विमर्श कराने का जो अधिकार होता है वो स्पीकर को होता है। स्पीकर पर जो है कि जो पक्ष विपक्ष होता है वो अपना जो है कि यह पक्ष कहता है कि जो विपक्ष है कह देता है कि स्पीकर तो सत्ता पक्ष का है, सत्ता पक्ष की बात रखते हैं, सत्ता पक्ष का विरोध करेंगे। तो प्रायः स्पीकर जो है कि उसी जो है कि अपनी तटस्थता को सुनिश्चित करने में ही परेशान हो जाता है, कैसे मैं अपनी तटस्थता को सुनिश्चित करूं और विमर्श कराया जाए। तो यहाँ पर स्पीकर को जो है कि विशेष अधिकार दिए जाए, और स्पीकर की नियुक्ति जो है कि सांसदों के मतों से न हो। या तो चुनाव हो तो उसमें वीटो पावर न रखी जाए, सत्ता पक्ष विपक्ष का वीटो पावर न रखी जाए स्पीकर के चुनाव में। या स्पीकर का चुनाव जो है कि राष्ट्रपति, सुप्रीम न्यायाधीश, सेनाध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, गवर्नर, जो बहुत बड़े बड़े जो है कि जो प्रतिष्ठित पद हैं उनके द्वारा स्पीकर का चुनाव की व्यवस्था हो। और जो स्पीकर जब को यह अधिकार दिया जाए कि वह जो है कि उसकी जिम्मेदारी होगी तो विमर्श कराए, वो चर्चा कराए, और चर्चा का सही जो है कि मार्ग पर चले, उसके लिए उसको उतना अधिकार दिया जाए और साथ ही उसकी जिम्मेदारी भी दिया जाए कि नहीं जो है कि चर्चाएं इतनी होनी चाहिए, और चर्चाओं से विमर्श का जो निर्णय है और निर्णय पहुंचाने पर जो है कि वह संसद को बाध्य भी करने का उसको अधिकार रखा जाए। तो मूलतः स्पीकर को ऐसा कोई अधिकार नहीं है। यदि स्पीकर यदि अपने अधिकारों का प्रयोग करता है तो उसमें कह दिया जाता है सत्ता पक्ष की तानाशाही है। तो स्पीकर का जो है कि मुख्य अधिकार होना चाहिए। दूसरा मैं सुधार यह चाहता हूं कि पार्टियों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। और इसलिए निश्चित होनी चाहिए क्यों? क्योंकि पार्टियों में आंतरिक चुनाव होने चाहिए, इसलिए उनकी संख्या निश्चित हो। विचारधारा के स्तर पर या जो है कि जो है उसको जो है कि हम 5 पार्टी 4 पार्टी एक निश्चित संख्या रखें, 4 5 पार्टी हो, इससे अधिक पार्टी न हो। और यह कि उन पार्टियों में जो प्रत्याशी घोषित करने की जो बातें आती है उसमें एक आंतरिक जो है कि लोकतंत्र होना चाहिए कार्यकर्ताओं का।
और उनके द्वारा ये निर्धारण हो कौन हमारा पार्टी का अध्यक्ष हो और कौन पार्टी का पदाधिकारी हो, कौन पार्टी के द्वारा जो है कि प्रत्याशी लड़ाए जाए। यह जो है कि बाकी जो कोई यदि चुनाव लड़ रहा है, यदि पार्टी से टिकट नहीं मिला है, वो निर्दलीय लड़ने का अधिकार है, लेकिन पार्टियों की संख्या इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो कुछ ऐसा हो यदि निर्दलीय अपना जो है कि विशेष लोकप्रियता प्राप्त करता है, तो पार्टियों की उसकी बाध्यता होनी चाहिए कैसे उसको जो है कि पार्टी में समायोजन किया जाए। यदि कोई पार्टी में स्थान बनाना चाहता है, उसके समायोजन के लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। तो यदि कोई निर्दलीय व्यवस्था अपना जो है कि अपना लोकप्रियता प्रदर्शित करता है, मत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है, तो उसके लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं लोकतंत्र में दो प्रकार के सुधार को विशेष महत्व देता हूँ। एक स्पीकर का विशेष जो है कि अधिकार और व्यवस्था मिले, और दूसरा जो है कि पार्टियों की संख्या सुनिश्चित की जाए। तीसरा जो है कि पार्टियों में आंतरिक चुनाव प्रणाली को विकसित किया जाए। तो इसमें जो चुनाव आयुक्त है, स्पीकर है, इनको विशेष अधिकार मिलने चाहिए। और जो संविधान संशोधन की बातें हैं, इसको जो है कि सम, भाई विधान बनाने का काम तो संसद ही करेगी। अब जो विधान बन चुके हैं, जो उसका मूल आत्मा संविधान की है, यदि उसमें संशोधन की बात है, उसको जो है कि समाज को अधिकार दिया जाए। तो समाज का नेतृत्व कैसे चुना जाए, या समाज का कुछ एक विशेष जो है कि फार्मूला बनाया जाए, उनका जो है कि नेतृत्व जो लोग हैं उनका जो है कि 15% जो है कि संसद में आरक्षण हो समाज के लोगों का। और उनकी भी चर्चा की प्रस्तुति में, चर्चा की दिशा में ध्यान होना चाहिए। और समाज का लोगों के चुनाव कैसे हो, यह तो अपनी एक अलग विषय हो जाता है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ, नामित सदस्यों और विमर्श स्वतंत्र जो नामित सदस्य हैं, और विमर्श का जो है कि स्वतंत्रता है, और विमर्श ही सारी समस्याओं के निदान का उपाय है। जब विमर्श ही नहीं होगा, किसी समस्या पर हम विचार विमर्श ही नहीं करेंगे, चिंतन ही नहीं करेंगे, किसी समस्या का समाधान संभव नहीं है। और इसमें सबसे बड़ा संकट जो है विमर्श का न होना, चर्चाओं का न होना, और यहीं से सारी समस्याओं की उत्पत्ति होती है। तो विमर्श कैसे हो, इस पर पहले विचार किया जाए, तो विमर्शों के द्वारा अन्य सारी चीजें स्पष्ट होगी। बिना विमर्श के, जैसे आज विमर्श हो रहा है तो बहुत सी चीजें स्पष्ट होंगी, तो वैसे विमर्श ही जो है कि होना चाहिए। विमर्श की जो दिशा निर्धारित हो, इस सबका कोई विशेष अधिकार हो, वो विमर्श जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बाउंडर में न फंस के रह जाए, इसके लिए कुछ विशेष उपाय होना चाहिए। इसी तो साथ में आपका अपना बात समाप्त करता हूँ। 10 धन्यवाद। मिनट हो गया है। मंगला हाँ प्रसाद हाँ जी, हाँ। मिनट हो गया है। हाँ जी। अब कोई आपको और अगर बात बच गई हो तो बता दीजिए। बाबा जी, मंगला प्रसाद जी की हाँ बात खत्म हो गई है। हाँ, हाँ हमारी ठीक है। बात खत्म हो। कोई और साथी बताएं। बाबा जी, वैदराज बोल रहा हूँ। हाँ बताइए। हेलो। पवन जय भैया बोल रहे हैं तो बोलने दो पहले। आवाज आ रही है बैद्यराज जी, बताइए। अब मैं ये बोल रहा था भैया जी, इन्होंने कि तंत्र के अलावा एक संविधान सभा की भूमिका हो जाने के बाद में जो क्या कहते हैं, जनमत संग्रह की संभावना खत्म थोड़ी होगी। कोई किसी विवाद की स्थिति में तो जनमत संग्रह भी किया जा सकेगा। ये हम लोगों ने मार्गदर्शन संस्थान ने बताया है पहले भी कि जनमत संग्रह
भी होगा। उस स्थिति में जब विवाद की स्थिति आएगी तीनों संस्थान, तीनों के द्वारा, तीनों तंत्र और संविधान सभा और क्या था हमारे जो राष्ट्रपति। व्यवस्था थी परिवार सभा द्वारा, उसके बाद में जो मतलब अंतिम में तीनों पर विवाद होगा तो जनमत संग्रह होगा। समझ गए ना भैया जी आप? तो जनमत संग्रह का प्रावधान तो हमने रखा है महासंस्थान ने। तो जनमत संग्रह की मतलब कि परेशानी वाली बात नहीं है। ये जो हमने जो तरीका निकाला है कि संविधान निर्माण में तंत्र के अलावा समाज की भूमिका भी तय कर दी गई है, तो यह इसको इसको लागू करवाना चाहिए बस। इसमें और मतलब लोगों को जन जागरण करने की बस आवश्यकता है। बताइए पवन जय जी। पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं फिर से बाद में बोलता हूँ। हाँ बाबा नमस्कार। जी बताइए। देखिए सन 71 में बहराइच, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में एक गांव बाढ़ से डूब गया था और उस गांव का अस्तित्व मिट गया। उस गांव अभी तक जो है नदी उधर धारा आ गई है और उस गांव में प्रधान है, कोटेदार हैं। उस गांव के विकास के लिए फंड जारी होते हैं और खूब विकास भी उस गांव में होता है। और सन 71 से लेके आज तक उस गांव के प्रधान चुने जा रहे हैं। उसी प्रकार से यह धारणाएं भी हैं कि समाज को जिसको बड़ा मानते हैं आप, उसकी कोई व्यवस्था है नहीं। और ऐसे लोग जो खुद अव्यवस्थित हैं, वो कोई व्यवस्था बनाएंगे, उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, अव्यवस्थित लोग कुछ व्यवस्था बना ले जाएं तो शायद अच्छा ही होगा। धन्यवाद। जी बाकी के साथी बताएं। मैं थोड़ा सा इस विषय पर अपनी बात रख देता हूँ। एक तो देखिए, हम सृष्टि के आरंभ से ही देखते हैं व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो व्यवस्था का अर्थ है सिस्टम। एक जो व्यवस्था होती है वो किसी कार्य को करने के लिए बनाई जाती है। व्यवस्था अन्य अन्य विषयों में जो है अलग अलग व्यवस्था हो सकती है। हम इस ब्रह्मांड को भी देखते हैं तो एक बात हम लोग कहते हैं कि ये सुव्यवस्थित है। सुव्यवस्थित है तभी संचालन हो पा रहा है। जैसे ही अव्यवस्था होगी तो अव्यवस्था जो है उसमें काम नहीं हो पाएगा। जैसे हम एक पेन को भी देख लेते हैं तो पेन एक सिस्टम है। जब तक उसके सारे भाग ठीक से लगे हुए हैं, वो सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहा है। तो व्यवस्था का उद्देश्य होता है किसी क्रिया को करवाना या उसका निष्पादन करना। उसके लिए जो है व्यवस्था का निर्माण किया जाता है। ये सृष्टि कैसे बनी, कब बनी, ये अलग विषय हो सकता है। मनुष्य कैसे बना, कब बना। लेकिन जब हम लोकतंत्र को देखते हैं, संविधान को देखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास तीन शब्द आ जाते हैं। एक लोक आता है, दूसरा तंत्र आता है और तीसरा संविधान आ जाता है। संविधान क्या है? तो व्यवस्था का लिखित दस्तावेज संविधान है।
अर्थात लोक और तंत्र के मध्य दिखाई देता है। लोक का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, तो कुछ कुछ तो हमें प्राकृतिक रूप से देखने को मिलता है कि एक दूसरे के प्रति आवश्यकता होती है। जैसे स्त्री और पुरुष की बात की जाए तो इनमें आकर्षण होता है, परिवार तो बनेगा ही बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि संबंध बने और सिर्फ जो है उसके बाद संतान का पूरा उत्तरदायित्व केवल महिला पर हो। तो ऐसी स्थिति में एक परिवार व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जो परिवार व्यवस्था है उसको कोई खतरा भी हो सकता है। तो ऐसे में कई परिवारों का एक समूह बनता है, गांव बनते हैं, जिला बनते हैं, छोटी छोटी इकाइयां बनती है, और ये बनते बनते पूरे विश्व का जो समूह है वह समाज हो जाता है। और समाज का उद्देश्य क्या है, तो परस्पर सहयोग की भावना, परस्पर सहयोग और परस्पर सुरक्षा की भावना, यानी कि एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति भी समाज से ही होती है। तो जो लोकतंत्र में जो लोक है वह एक उद्देश्य के साथ निर्मित हुआ है, और जब वो एक उद्देश्य के साथ निर्मित हुआ है तो उसके सामने सबसे बड़ी जो समस्या आई, जब भी कोई लोक की पहली इकाई बनी होगी, चाहे वो गांव के रूप में बनी हो, चाहे वो 10 परिवारों के रूप में बनी हो, तो उनके सामने एक प्रश्न चिन्ह जो खड़ा हुआ वो ये खड़ा हुआ कि ठीक है, सामाजिक व्यवस्था तो बना ली उन्होंने, लेकिन दूसरी जो समस्या आती है वो आती है न्याय और सुरक्षा की। क्योंकि समाज के सभी लोग अपना सारा काम धाम छोड़ करके केवल और केवल सुरक्षा में तो नहीं लगे रहेंगे। सभी लोग जो है सब कुछ छोड़ करके केवल न्याय व्यवस्था में तो नहीं लगे रहेंगे। तब ऐसे में लोग को जो है एक ऐसी इकाई की आवश्यकता करनी पड़ी जो है सुरक्षा का पूरा दायित्व ले। अर्थात लोग जो है अपनी स्वतंत्रता पूर्वक अपनी व्यवस्था को चला सके, अपने जो भी काम करने हैं वो लोग स्वतंत्रता से कर सके, उसमें उस काम में कोई बाधा ना आए। और उस बाधा में उसको लोक की व्यवस्था में अगर कोई बाधा उत्पन्न करता है तो उस बाधा को रोकने के लिए जो है वो तंत्र की, राज्य की स्थापना की गई। उसी को लो है हम लोग वर्णाश्रम व्यवस्था में क्षत्रिय कह देते हैं। तो तंत्र जो बना था वो बना तो इसीलिए था ताकि वो समाज की सुरक्षा बने। तो दो इकाइयां हमें ऐसी दिखाई देती हैं जो किसी सिद्धांत, किसी आवश्यकता, किसी कारण से बनी। यानी लोक का निर्माण तो परस्पर सहयोग और सुरक्षा की भावना से हो गया, और सुरक्षा को प्रदान करने के लिए एक इन अन्य इकाई का निर्माण हुआ। तो दो इकाइयां हमारे पास सामने आ गई, एक लोक और एक तंत्र। अब एक समस्या इसके बाद और खड़ी होती है कि जो तंत्र है, राज्य है, सरकार है, उसको हमने सुरक्षा का जिम्मा तो दे दिया, लेकिन सुरक्षा जो है वो बिना हथियार के तो नहीं हो सकती है। सुरक्षा के लिए शस्त्र की तो आवश्यकता पड़ेगी, और तब हमने जो है उस इकाई को जो है शक्ति संपन्न किया, उसे हथियार दिया, उसे शस्त्र जो है दे दिया ताकि वो सुरक्षा का काम कर सके। लेकिन यहीं से सारी जो है एक समस्या खड़ी हो जाती है कि जिसको हमने सुरक्षा का जो है वो दायित्व दिया, अब वो क्या करता है, उसने हमारी ही गर्दन के ऊपर तलवार रख दी। तो उससे वापस कैसे लिया जाए, उसको नियंत्रित कैसे किया जाए। तो लोक ने तंत्र को का निर्माण तो कर दिया, लेकिन समस्या ये आई कि फिर वही तंत्र हमें गुलाम बना लेगा, तो उससे कैसे निपटा जाए। तब जाकर के इस तीसरे जो तीसरी हम इकाई की बात कर रहे हैं, जो संविधान है, उसका अस्तित्व सामने आता है। तो मुझे लगता है कि पहले जो अस्तित्व में आया वो तो लोक आया, फिर लोक ने अपनी आवश्यकता के अनुसार तंत्र का निर्माण किया, और तंत्र को नियंत्रित करने के लिए कि तंत्र हमें गुलाम ना बना ले, उसने फिर एक संविधान, एक लिखित दस्तावेज का निर्माण किया। तो संविधान जो है वो इस तरह से बना कि वो तंत्र के ऊपर नियंत्रित कर दे, न कि समाज के ऊपर नियंत्रण करे। लेकिन इसी तंत्र ने क्या किया कि जो लिखित दस्तावेज है, जो व्यवस्था का जो प्रारूप है, उसने देखा कि अगर हमें समाज को ही गुलाम बनाए रखना है, हमारे हाथ में इन्होंने शस्त्र तो दे ही दिया है, अब शस्त्र शस्त्र के साथ साथ अगर ये व्यवस्था का लिखित दस्तावेज भी हमारे हाथ में आ जाए तो हम जो है सर्वोच्च हो जाएंगे और सबको दबा ले जाएंगे। तब यहाँ से जो है वो संविधान को अपने नियंत्रित करने की लड़ाई शुरू हो जाती है। अर्थात समाज ने तो संविधान का इसलिए निर्माण किया ताकि तंत्र को नियंत्रित कर सके, लेकिन तंत्र ने वही उसी संविधान का निर्माण, उसी संविधान का उपयोग समाज को नियंत्रित करने के लिए शुरू कर दिया। तो ये बड़ी ही खतरनाक स्थिति आ जाती है। और तब जब हम पश्चिम की तरफ देखते हैं, जहां कई मामलों में जनमत संग्रह किया जाता है,
या फिर एक ऐसी इकाई जो सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से जो है वह समाज का नेतृत्व करती हो, वो संविधान संशोधन करे। लेकिन जिसको आपने शस्त्र दे दिए हैं उसी को आप संविधान संशोधन और व्यवस्था भी दे देंगे कि व्यवस्था भी वही निर्धारित करे। तो ऐसे में जो है तानाशाही का खतरा बना रहता है। हम लोग राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ आ गए। राजतंत्र में देखा जाए तो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों केंद्रित होती हैं एक ही स्थान पर। जो राजा होता है वही कानून बनाता भी है, वही कानून का क्रियान्वयन भी करता है और वही जो है कानून के अनुसार न्याय भी करता है। अर्थात राजतंत्र में तो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों एक ही स्थान पर है। अब जिसके पास तीनों एक ही स्थान पर है वो शक्तिशाली भी होगा, और जिसके पास शक्ति होगी फिर उसकी नीयत पर निर्भर करता है कि वो अर्थ को जो है केंद्रीकृत करेगा या अर्थ को डिसेंट्रलाइज करेगा। अर्थात वो चाहे तो सारे अर्थ पर भी अधिकार जमा सकता है और वो चाहे तो सारे अधिकार भी अपने अधीन कर सकता है। तब ऐसी परिस्थिति में जब हम लोगों ने ये महसूस किया कि नहीं, ये केंद्रीकृत सत्ता जो है वह घातक है, वो कभी भी जो है तानाशाही का रूप ले सकती है, तो उस तानाशाही के विकल्प से बचने के लिए जो है फिर लोगों ने और विचार मंथन किया और चिंतन किया। और जब चिंतन किया तो लोगों ने एक संशोधित स्वरूप निकाला, लोकतंत्र। हम लोगों ने, मार्गदर्शक सामाजिक सोच संस्थान ने देखा, हम लोगों ने समझा कि ठीक है, राजतंत्र की एक जो समस्या थी तानाशाही की, उससे हम लोग एक कदम आगे बढ़े और लोकतंत्र की तरफ आ गए। लेकिन हमने यहाँ पर आकर एक समस्या और देखी। वहां पर दिखाई देता है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के जो है एक ही व्यक्ति एक ही के पास है। यहाँ पर ये तीनों तो अलग हो गए, लेकिन एक समस्या आई कि यहाँ पर अर्थ, अधिकार और शक्ति, ये तीनों फिर सेंट्रलाइज हो गए। अर्थात हमारे पास 6 शब्द आ गए। तो यहाँ पर अब न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका अलग अलग हुई तो एक समस्या और खड़ी हो गई कि ये आपस में ही टकरा गए और सर्वोच्चता की लड़ाई हो गई। अर्थात जिस समाज को सर्वोच्च होना था वो समाज न तो राजतंत्र में सर्वोच्च हुआ और ना ही वो लोकतंत्र में सर्वोच्च हुआ। तब फिर हमको तीसरे विकल्प की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात तीन व्यवस्थाओं को तो हम लोग पहले ही डिसेंट्रलाइज कर चुके हैं, अब ये जो तीन और चीजें हैं इनको भी डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। तब जाकर के जो है समाज जो है मजबूत होगा। और उसका जो विकल्प हम लोग देखते हैं वो लोक स्वराज्य के रूप में देखते हैं। हो सकता है कि लोक स्वराज्य में भी कुछ समस्या आ जाए, तो मुझे लगता है कि अगर समस्या आएंगे तो उनका समाधान देखा जाएगा, फिर ना कुछ प्रयास किया जाएगा। लेकिन हम एक विकृति से निकल कर दूसरी विकृति तक आए और विकृति ना करके कह करके ये कह सकते हैं उस समय की वह आवश्यकता रही होगी। क्योंकि जिस समय दुनिया का पहला संविधान बना, चाहे राजतंत्र का बना, उस संविधान के आधार पर ही हम लोगों ने लोकतंत्र की एक सफल यात्रा तय की है। अब इस सफल यात्रा से हमको आगे जाना है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि वो उस समय की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हो सकता है उस समय और कोई विकल्प ना रहा हो, प्रारूप ना रहा हो। लेकिन इतने अथक प्रयास के बाद, अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के बाद, विचार मंथन के बाद हम लोग लोकतंत्र की तरफ पहुंचे। और यहाँ पहुंचे तो यहाँ भी देखा हमने कई तरह की समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं। तो अब समस्याएं हैं तो फिर इनका जो है समाधान ढूंढा जाए। और समाधान इस तरह से ढूंढा जाए कि तानाशाही का जो हम देखते हैं कि तानाशाही का जो इशू है वो लगभग न के बराबर हो जाए। अर्थात हम एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिसमें तानाशाही के चांसेस लगभग न के बराबर हों और आर्थिक असमानता भी कम हो जाए, साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक असमानता जो है वो भी कम हो जाए। जब ये तीनों असमानता कम होती है तब जो है समाज सर्वोच्च होता है। लेकिन इसमें कई लोग बाधा बन के खड़े हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि नहीं, हम इस व्यवस्था को बदलने नहीं देंगे, वो संविधान को बदलने नहीं देंगे। अब यहाँ प्रश्न ये खड़ा होता है कि सृष्टि के आरंभ से लेके अब तक सब कुछ तो परिवर्तनशील रहा है। एक एक सेकंड में, सेकंड के करोड़वें हिस्से में, अरबवें हिस्से में भी हमारे शरीर को जो जो है वो बढ़ जाता है, सब कुछ बदल जाता है। इसे क्षणभंगुर कहा गया। अर्थात सृष्टि जो है वो तो लगातार बदल रही है। तो लगातार सब कुछ बदल जाता है। अर्थात जब सब कुछ बदल रहा है तो हम लोग व्यवस्था के लिए इतना रिजिड क्यों हो गए कि नहीं यही व्यवस्था रहनी चाहिए, कोई संशोधन होना ही नहीं चाहिए। ये तो अगर संशोधन को जो लोग अस्वीकार करते हैं या जो लोग नई व्यवस्था को अस्वीकार कर रहे हैं
उन्हें तो हम रूढ़िवादी कह सकते हैं, ये या फिर ये मानकर चले वो उन्हीं धार्मिक पुस्तकों की तरह हो गए हैं जो कि डेड सिस्टम की तरह है। यानी कि जो हमारी डेड बुक होती हैं धार्मिक ग्रंथों को मानने वाले लोग हैं, वो मानते हैं उसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता है। तो क्या हम भी उन्हीं लोगों की तरह हो जाए कि नया विकल्प न दें, या फिर जो वो नए जो बन चुका है शास्त्र उसी को मान ले और नए शास्त्रों का निर्माण ना हो? तो नई व्यवस्थाओं का निर्माण, नए शास्त्रों का निर्माण होना चाहिए, और वो विचारकों पर निर्भर करता है, यानी विचारक भी नए होने चाहिए। हमने ये मान लिया कि जो पुराने विचारक थे वही विचारक थे, अब कोई नए विचारक होंगे ही नहीं। तो जब नए विचारक नहीं होंगे तो फिर व्यवस्था बनेगी कैसे? तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमेशा विचारक भी बनते रहने चाहिए और नई नई व्यवस्थाओं का निर्माण भी होना चाहिए। जो हम व्यवस्था बना रहे हैं वो भी हो सकता है अंतिम न हो, लेकिन जैसी परिस्थितियां होंगी उसके अनुसार निर्माण होना चाहिए। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। हाँ, सुनील देव जी कुछ। परम आदरणीय मुनि जी को प्रणाम, और आप सभी महानुभावों को भी मेरी तरफ से प्रणाम। मैं गणेश रवि हूँ, झारखंड से। ये और का नाम मुनि है जी, रवि। जी 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 जी, और मैं आचार्य मुनि जी के बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। व्यवस्था परिवर्तन तो होना ही चाहिए। समय के साथ साथ सब कुछ बदलता है और हम सब लोग को भी बदलना चाहिए। लेकिन क्या है, ये 70 सालों में लोकतंत्र जिसको हम लोग कह रहे हैं, डेमोक्रेसी जिसको हम लोग कह रहे हैं, ये जनता के बीच नहीं पहुंच पाया। ये केवल लोकतंत्र डेमोक्रेसी जो है मोटे मोटे किताबों में लिख दी गई और वहीं तक रह गया। सच पूछिए तो अभी के दौर में ये डेमोक्रेसी लोकतंत्र पर पूरी चर्चा हो रही है, पूरी बातचीत हो रही है। और मुझे लगता है कि मुनि जी जैसे लोग 1000 कम से कम इस देश में हों और इसी तरह से चर्चा करें, तब जाके लोकतंत्र लोगों के दिमाग में आएगा। नहीं तो अभी भी लोगों के अंदर जो मानसिकता है वो राजतंत्र का ही है, वो गुलाम तंत्र का ही मानसिकता है। और इसलिए लोकतंत्र जब मजबूत होगी और तब हम लोक स्वराज की तरफ बढ़ सकते हैं। अभी लोक स्वराज की तरफ मुझे लगता है कि बढ़ने में थोड़ा सा और दिन लगेंगे। वैसे जो बात मुनि जी कह रहे हैं वही बात महात्मा गांधी जी कहते थे, लोक स्वराज, ग्राम स्वराज। लेकिन पता नहीं यहाँ के लोगों ने उनकी बात को सुना नहीं। जैसे आज मुनि जी की बात को लोग नहीं सुन रहे हैं, गांधी जी की बात को भी लोग नहीं सुना। अगर गांधी जी की बात को सुनते तो वो लोक स्वराज, ग्राम स्वराज की तरफ आज बढ़ते और ग्राम अपने आप में मजबूत होता, लोग अपने आप में मजबूत होते। लेकिन सच पूछिए तो ये 70 सालों में जो डेमोक्रेसी थी, जिसको मजबूत होना था, जिसको लोगों के बीच तक जाना था, या तो वो गया नहीं या तो फिर उसे जाने नहीं दिया गया। ये दो चीजें हो सकती है। और अभी भी अलग अलग क्षेत्रों में, आप जब देश के क्षेत्रों में देखेंगे तो वो मानसिकता लोगों के अंदर भरी हुई है, राजतंत्र की, गुलाम तंत्र की, रूढ़िवादी परंपराएं अभी भी तरह तरह की है। हम एक तरह से भारतीय नहीं बन पाए हैं। तो हम सब लोगों को लगता है कि इसी तरह से चर्चा करना होगा और इस चर्चा को और आगे बढ़ाना होगा और अलग अलग सेंटर से अलग अलग तरह से प्रचार प्रसार करना होगा। और तब डेमोक्रेसी आएगी। डेमोक्रेसी के लिए सच पूछिए तो भारत अभी चला है, अभी चर्चा शुरू हुई है। जब ये मोबाइल आ गया है हाथों में, जब ये तरह तरह की टेक्नोलॉजी आ गई है, तब थोड़ा लोकतंत्र पर चर्चा चल रही है। नहीं तो पहले क्या था, पहले तो लोगों को पता ही नहीं चला। ये 70 साल तो पता ही नहीं चला कितने तरह के कानून बने, कितने तरह के संविधान बने, कितने तरह के हमारे ऊपर अगर कानून थोपे गए, किसी को कोई पता नहीं था। अब धीरे धीरे ये चर्चा हो रहा है। तो मुझे लगता है कि राजतंत्र से लोकतंत्र और लोकतंत्र से लोक स्वराज की तरफ अगर हमको बढ़ना है तो ये लोकतंत्र को थोड़ा और लोगों के बीच में ले जाना होगा और साथ साथ लोक स्वराज की बात करना होगा, ग्राम स्वराज की बात करना होगा। और तब हम एक व्यवस्था परिवर्तन कर सकते हैं, समाज में अमूलचूल बदलाव ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैं परिचय करा दूं आपका। आप जी हैं जी गणेश रवि, डाल्टनगंज झारखंड के रहने वाले हैं। हम लोग के साथ चर्चाओं में लगातार रहे हैं, दिल्ली भी आते जाते रहे हैं सब कार्यक्रमों में।
गंभीर आदमी हैं, ये बात भी सही है। अभी चुनाव भी लड़े थे डाल्टनगंज क्षेत्र से, ये बात भी सही है। और चलिए, आज आप जुड़े हैं, मैं आपको इतना बता दूं गणेश जी, जी जी मैं आज बोला हूं, आज। जी नहीं तो प्रतिदिन मैं लास्ट में 10 मिनट करीब बोलता हूँ, लास्ट में जी सबको। शुरू में तो मैं बोलता ही नहीं हूँ कभी। आज मैं बोला हूँ, कल से फिर, कल तो हमको बोलना ही है, परसों से फिर लास्ट में कुछ थोड़ा सा बोल देंगे, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। चर्चा रोज होती है, रात को 8:30 बजे, 8 बजे से 9:30 बजे तक 1.5 घंटे की होती है। ये मैं आपको जानकारी दे दिया, विषय जी जी बदलता रहा। जी ये आचार्य जी बताइए। जी प्रणाम बाबा, सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, मैं थोड़ी गंभीर प्रश्न रखता हूँ, लगभग प्रश्नों के उत्तर मिल नहीं पाते मेरे जो है। जब हम ये कहते हैं कि लोकतंत्र में अराजकता तो होती ही है, तो फिर हम इसको अच्छा कैसे माने राजतंत्र से, कि राजतंत्र से तो अच्छा है। केवल एक ही विकल्प की राजा तानाशाही हो सकता है। संभावना भय हमारे सामने जो है वो उत्पन्न हो रहा है, और भय के कारण जो है वो हमने लोकतंत्र के लिए लाए। लेकिन लोकतंत्र में अराजकता तो होती ही है। अब अराजकता होगी तो लोग मरेंगे, भ्रष्टाचार होगा, गड़बड़ी होगी, तो फिर इसको सही माना जाए, लोकतंत्र को उस व्यवस्था से अच्छा माना जाए कि भाई नहीं नहीं, भ्रष्टाचार एक मर गया तो मर जाने दीजिए, कोई कोई चिंता मत करो, वो तो मरेंगे ही। दूसरी बात यह है कि जब हम एक प्रश्न रखते हैं, 1% अपराधी हैं, 2% अपराधी हैं, अब 1% अपराधियों के लिए, 2% अपराधियों के लिए जिस समाज से वो अपराधी बन के निकलते हैं, उसकी व्यवस्था चाहे नेताओं के द्वारा या कार्यपालिका के द्वारा तैयार की जाती हो, उसको वो समाज नहीं रोक पाता है, उसी समाज के बीच में से खड़ा होता है और वही समाज सपोर्ट करता है। उसी में से कुछ परसेंट उसके पक्ष में हो जाते हैं, कुछ परसेंट अलग से हो जाते हैं, वही समाज है। जब समाज को हम सर्व समूह में देखते हैं तो डिवाइडेशन हुआ। दूसरी एक प्रश्न मेरा और ये बनता है कि जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका में जो अधिकारी वर्ग हैं, लोकतंत्र के आधार पर मैं समझता हूं यही है कि प्राचीन राजतंत्र में मां के पेट से राजा चुना जाता था, मां के पेट से पैदा होकर के राजा बनता था। आज उसको जनता चुन रही है, जनता के द्वारा राजा बन रहा है, इसको हमने लोकतंत्र कह दिया। दूसरी चीज आ गई हमारे सामने कि जब समाज व्यवस्था को हम आखिर सर्वोच्चता के रूप में, इधर एक प्रश्न हम रख देते हैं कि भाई समाज तो मूर्त काई है, उसका कोई स्वरूप तो बन नहीं सकता, या कोई फिर इस तरह की स्थिति तो बन नहीं सकती, और अव्यवस्थित रहेगा ही समाज। फिर हम समाज की सर्वोच्चता की बात ये करते हैं कि समाज ही सर्वोच्च है। कौन से समाज की बात करते हैं सर्वोच्च? जो व्यक्ति 10 लोगों में एक व्यक्ति अपराधी तत्व के लिए 9 लोग नहीं रोक पा रहे हैं, या उनके हाथ में कोई किसी तरह की जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो आधार नहीं है उनके पास में, वो राज्य के लिए दी कि हमारी सुरक्षा करिए। मैं एक प्रश्न खड़ा करता हूं, लगभग प्रश्नों का उत्तर मिलता नहीं, कि उस सुरक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति पे एक सिपाही खड़ा करे राज्य, या फिर हम उस सिपाही को अपने साथ रखें जो हमारी सुरक्षा करे। उसके लिए हम अपनी जो टैक्स दे रहे हैं उससे कहे भाई हम आपको टैक्स नहीं देंगे, हम अपना एक सिपाही रख लेते हैं, इस तरह का। दूसरी चीज एक और आ जाती है, लोकतंत्र और लोक स्वराज्य। मैं तो लोकतंत्र से लोक स्वराज्य का यही मानता हूं। मेरी समझ में 2 सालों में 3 ही आधार आए, बाकी कोई बात समझ में आई नहीं। एक तो यही आया कि जब स्वतंत्र संविधान सभा बनी उसको भंग क्यों किया गया। क्या आज जनता के बीच में जाकर के भी हम ये प्रश्न रख सकते हैं
क्या आज एक स्वतंत्र संविधान सभा नहीं होनी चाहिए? ये समाज पे ही छोड़िए, समाज हाँ बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। हम अपना जनमत संग्रह या उस तरह की जो करा सकते हैं, अपने विचारों का कर सकते हैं। जैसे अभी आदरणीय जी ने कहा कि गांधी जी का विचार जो है वो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, बाबा का भी जो है लोग पहुंचे नहीं, हमें और विचारधारा ले जाने की जरूरत है। देखिए, मैं समझता हूं यहाँ पर विचार किसी के भी हो सकते हैं, फिर उसकी प्रासंगिकता वही बनती है कि कितने लोगों ने स्वीकार किया। मैं यदि सामान बेचने समाज में गया हूं और सामान मेरा समाज में नहीं खरीदा जा रहा है, तो फिर समाज जो सामान नहीं खरीदा जा रहा है उस पर भी चिंतन होना चाहिए कि सामान क्यों नहीं खरीदा जा रहा है। फिर हम उसी समाज को दोषी ठहराएंगे, नहीं नहीं भाई आप खरीद नहीं रहे हमारे सामान को, इस लायक नहीं हो आप। दूसरी बात मैंने ये कहा कि ये बिल्कुल मैं इसमें 3 चीजों की स्वीकार करता हूं। स्वतंत्र संविधान सभा एक होनी चाहिए, उस पर जो है वो चिंतन मनन की ये कानून जो है वो ठीक रहेगा नहीं रहेगा। इसके पीछे मैं एक तर्क देखता हूं। तर्क यह देखता हूं कि जनता से जो चुनकर के सरकारें आती हैं और जो कानून लाती हैं, लगभग जो कानून लाती है उसमें वोट बैंक, राष्ट्र के हित में तो सभी होते हैं, समाज के हित में तो सभी होते ही है, कहीं हानि होती है कहीं लाभ होता है, लेकिन उसके पीछे एक वजह रहती है वोट बैंक। उसको जरूर देखा जाता है कि कहीं मेरा वोट बैंक तो बिल्कुल टूट ना जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि कानून में ला रहा हूं उसको मतलब जो है कहीं ना कहीं वो रहता है। जब संविधान सभा हमारी होगी तो वोट बैंक की उसकी स्थिति परिस्थिति पर चिंतन नहीं करेगी, जो अच्छा होगा वास्तव में वो लाया जाएगा। और मैं भी कहता हूं जो बेस्ट हो वही लाया जाए, जो कुछ के लिए अच्छा हो कुछ के लिए बुरा हो उस पर चिंतन किया जा सकता है। दूसरी एक चीज कहता हूं, जो बाबा के द्वारा बात कही गई है, केंद्र सरकार या केंद्र सभा, उस पर विचार किया जा सकता है कि केंद्र सभा के अंतर्गत जो हमारे जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, क्या उनको डिवाइडेशन करके उनका हस्तांतरण करके केंद्र सभा के अंतर्गत कर दिया जाएगा। ये विचारणीय, इस पर बहुत लंबी डिबेट हो सकती है, लेकिन जो संविधान सभा पर है इस पर 95% लोग सहमत हो जाएंगे कि बिल्कुल होनी चाहिए। इसके पीछे तर्क मैं दे रहा हूं कि भाई जो कानून लाई जाती है, कांग्रेस के द्वारा बहुत सारे संशोधन किए गए, उसमें कहा वोट बैंक देखा गया, तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर हिंदू कोड बोल आदि बहुत सी ऐसी कानून है केवल वोट बैंक को साधने के लिए लाया गया, तो उस पर एकदम विचार मिल जाएगा कि बिल्कुल सही है। तीसरी एक बात मैं कह रहा हूं, लोक स्वराज्य। लोक स्वराज्य का मैं अर्थ समझता हूं स्वयं का अनुशासन भी होना चाहिए, और स्वयं का अनुशासन यदि व्यक्ति के पास नहीं है तो हम कोई सी व्यवस्था लेकर के आए। बात मैं खड़ी कर रहा हूं, जहां आज 70-80 हजार 1 लाख रुपए लगभग जो है प्रशासनिक व्यवस्था में अधिकारियों के लिए मिलते हैं। मैंने एक आईपीएस अधिकारी को सुना था, वो बोल रहे थे, बोले लगभग 12 से 14 लाख रुपए जो है वो वार्षिक महीने में खर्च करती है सरकार हम पर, और हम यदि समाज का काम नहीं कर पा रहे हैं, जनता का काम नहीं कर पा रहे हैं, तो लानत है हम पर। तो कहने का तात्पर्य उसके कुछ अंदर से ये प्रेरणा होगी या कुछ इस तरह का संस्कार रहा होगा, इस तरह की कोई वो रही होगी। भ्रष्टाचार की जो एक बात आती है समाज में, मैं समझ रहा हूं संविधान तो उस पर बना, संविधान में तो कुछ कानून बने हुए हैं और उनको दंडित भी किया जाता है, लेकिन उस दंडित के आधार पर जहां एक बात कही थी ब्रजेश जी ने, जो हमारी पूंजीपति व्यवस्था है, देखिए जब हमारी नियत और हमारी लोभ प्रवृत्ति बहुत ज्यादा प्रबल हो जाएगी, कोई व्यवस्था हमें ठीक नहीं कर सकती। मैं एक निवेदन कर रहा हूं, आज भी सरकारें जब कोई सरकार किसी भी चीज का जो सरकारी, जैसे मान लीजिए कोई वन है या सड़क है, इसमें टेंडर निकालती है, वो टेंडर लेता कौन है? जिसकी अपनी ताकत होती है, जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास राजनीति से अपनी मिलीभगत होती है, उन्हीं के पास जाता है। तो एक वहां जो लोकतंत्र का स्वरूप बना वो तो यही बना हुआ है कि भाई देखिए हमने टेंडर निकाले, उसमें हम योग्य समझेंगे। ये सारी चीजें एक जो ग्रुप टाइप का बनता है या राजनीतिक महत्वाकांक्षा के आधार पर जो व्यवस्था पनपती है, उसका सुधार कैसे हो? क्या लोक स्वराज्य में वो व्यवस्था का सुधार हो सकता है? और वहां जाकर के फिर वही व्यवस्था बनेगी। हम कितने सही है, हम कितने अनुशासित हैं, हम कितने अपने आप में जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत हैं, हम कितना लोगों का भला करना चाहते हैं। और जो नारे पर हम लोग बहुत बोलते हैं, जो आहूजा जी का बहुत रहता है, हम सुधरेंगे, बाबा का भी रहता है, हम सुधरेंगे जब सुधरेगा।
तो ये जो 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 विचार दिया है, इस पर कभी बहुत अधिक बैठ करके हम चिंतन करें। क्या 1% लोगों के लिए वो नहीं था? 99% को तो हम सही मान रहे हैं, 1% के लिए गलत मान रहे हैं। तो हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, उसमें उनको भी कहा गया भैया मैं अपनी व्यवस्था से, हमसे मतलब हम सब, मैं अपने आप को ठीक करूं, आप अपने आप को ठीक करो, आप अपने आप को ठीक करो, आप अपने आप को ठीक करो। ये समाज का नारा है, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। मैं से नहीं है, मेरा नहीं है, केवल मैं सुधरूंगा तब दूसरा सुधरेगा। ये तो सड़क पर हम चलते हुए उदाहरण दे सकते हैं। भाई मैं गाड़ी ठीक चला रहा हूं, लेकिन सामने से कोई आके मुझ में टक्कर मार दे तो क्या करेंगे? तो उनके लिए नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, हम कह रहे हैं। हमसे मतलब मैं अपने आप को ठीक करूं, आप अपने आप को ठीक करो, वो अपने आप को ठीक करें। तो ये व्यवस्था जो है थोड़ा इस पर आहूजा जी बहुत बोलते हैं, कल मैंने शायद लिखा भी था, लिखा था लेकिन वो कर दिया। कभी समय मिले या रविवार में मैं आहूजा जी से ही मतलब पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, 10 प्रश्न रखना चाहूंगा उनके सामने और वो उनके उत्तर दें और उसको मैं लास्ट 10 सेकंड की बात यही कह रहा हूं कि लोकतंत्र की जो हमने पद्धति दी, उस पद्धति में पहले राजतंत्र में राजा जो है वो पेट से बनता था, आज जनता के द्वारा चुना जाता है। अब जनता की नियत जैसी है, जैसी व्यवस्था है, जैसे चुना जा रहा है, ये तो जनता ने भी बनाया है, यानी समाज ने ही बनाया, उन्होंने ही बनाया है। उन्होंने पैसा देना शुरू किया जनता में, जनता ने लेना शुरू किया, जनता ने अपना वोट, यदि इसका ही आधार मानते तो फिर कोई सही आदमी या व्यक्ति हो तो एक अलग जैसे चला जाएगा। लास्ट बात कह करके अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं कि जब लोकतंत्र में अराजकता होती है, तब मैं किसी व्यक्ति के मरने का समर्थन नहीं कर सकता, मैं किसी भूखे व्यक्ति के रहने का समर्थन नहीं कर सकता, मैं किसी व्यक्ति के अशांति के व्यक्ति का समर्थन नहीं कर सकता। मैं उससे अच्छा तानाशाही को ही मानूंगा। शांति मिले, रही आजादी की बात गुलामी की, तो मैं समझ ही नहीं पाया कि जो आज का लोकतंत्र है या जो संविधान है उसने हमें गुलाम कैसे बनाया है। एक स्थिति से मेरी ये जिज्ञासा है। कुछ कानून तो बनाई गई है, भाई ये ऐसा आप नहीं करोगे, एक व्यवस्था के लिए, एक नियम के द्वारा, कानून के द्वारा, लेकिन गुलाम हमें बनाया है। क्या वो हमें खाने से रोक रहे हैं, क्या हमें पीने से रोक रहे हैं, क्या हमें जो है वो कुछ करने से रोक रहे हैं, क्या हमारी शिक्षा में कोई बाधा बने हुए हैं, या हम जो करने जा रहे हैं कोई वो, हाँ उसमें इतना जरूर हो रहा है, आप जो भी करेंगे वो हमसे अनुमति लेंगे। अनुमति का मतलब आप कोई व्यापार करेंगे, हमें जानकारी होनी चाहिए, आप नकली माल तो नहीं बेच रहे हैं। दूसरी बात ये कि आप जो है अपनी स्थिति परिस्थिति से, यदि आप थोड़ा सा शॉर्ट करिए अब। बस हो गया बाबा, हो गया। आप हाँ, किसी भी तरह की अराजकता तो नहीं समाज में फैलाएंगे। सड़क की बाईं ओर अगर नियम बनाया है, सड़क की बाईं ओर चलिए, हेडलाइट लगाई हमने, लाल रेड जलेगी तब आप जो है रुक जाएंगे, हरी चलेगी तो आप चल देंगे, तो एक व्यवस्था के लिए बनाया गया है। हेलमेट की व्यवस्था, इन सारी को लगाए या न लगाए, वो इन चीजों का तो एक अलग से डिबेट हो सकती है। मैं दो ही प्रश्न इसमें छोड़ रहा हूं, हम गुलाम कैसे हैं। दूसरी चीज ये है, लोकतंत्र में अराजकता है तो इसको प्रजा लोक तानाशाही से कैसे अच्छा माने। जी धन्यवाद। भैया जी वैदराज बोल रहा हूँ। जी वैद्यराज जी, वैद्यनाथ जी, किसी आप साथी का कोई उनको विषय देख लेते हैं। कीजिएगा। आपका कोई सुझाव हो तो बताइए, आओ जी, चले। क्योंकि हम लोग अभी अभी प्रश्नोत्तर में नहीं बैठे हैं। किसी साथी को कोई बात रखनी है तो रखें। कोई बात राकेश जी अगर कहना चाहें, राकेश जी, राजेश प्रजापति जी, मोहन गुप्ता जी, या कोई विपिन को भी कुछ कहना हो, क्योंकि आज ज्ञानेंद्र जी तो है नहीं। बताइए भाई, अगर आज 10-15 मिनट बढ़ाना भी होगा 9:30 से, तो बढ़ा सकते हैं उतना। जिनके प्रश्न होगा नोट करके रखिएगा, हम टाइम देंगे सबको प्रश्न करने के लिए, किसी से भी।
बताइए भाई, किसी को कुछ नहीं कहना है। हेलो। हेलो। जी बताइए बबलू जी। मेरा एक सुझाव था मुनि जी, कि जितना हम लोग बना रहे हैं नियम कानून, और अभी वर्तमान जो व्यवस्था है विधायिका का, जो लोग चुन के गए हैं करप्ट हैं या ईमानदार हैं, ये अपनी शक्ति को कम करेंगे नहीं, तो क्यों ना हम लोग केवल एक संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव दें और धीरे धीरे इन पर शिकंजा कसें, क्योंकि एक बार शिकंजा देंगे तो ये मानेंगे नहीं और अपनी शक्तियों को कम करेंगे नहीं। तो संविधान सभा का गठन करके और धीरे धीरे इन पर जो है शिकंजा चढ़ाया जाए, तो कुछ शायद धीरे धीरे ये लोग सुधर जाए और इन पर कब्जा समाज का बन पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। आवाज बंद हो गई क्या बाबा जी? जी बताइए कोई साथी। कोई भी साथी बताएं। किसी साथी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न रख सकते हैं। वैसे भी मैं शॉर्टकट में बोलता हूँ भैया जी, मैं बोलूँ कुछ? जी बताइए आप। भैया जी ने, आचार्य जी ने अभी कहा कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। हम व्यवस्था पे चर्चा कर रहे हैं, तो व्यवस्था में सुधरे हुए लोगों के लिए हम ये व्यवस्था को निर्माण नहीं कर रहे हैं। जो व्यवस्था का निर्माण ही इसलिए हो रहा है कि बिगड़े हुए लोगों की स्वतंत्रता न छीन पाए, तानाशाह न बन पाए, बिगड़े हुए लोग हमारे ऊपर शासन न करें, इसलिए हम इस व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा से हम इससे मना नहीं करते, इनकार नहीं करता, ये भी होना चाहिए। लेकिन हमारी जो सोच है, मैंने जो सीखा है अभी तक मार्गदर्शन से, कि हमने तंत्र और संविधान सभा और जो त्रिस्तरीय व्यवस्था दी थी हमने, उसमें उसके द्वारा एक संविधान तैयार होगा। हर प्रस्ताव पे तीनों की सहमति होने पर, नहीं होने पर, असहमति होने पर जनमत संग्रह भी होगा। तो जनमत संग्रह का प्रावधान भी है, सब कुछ है। मेरे को तो परिपूर्णता नजर आती है इसमें, फिर भी और विवाद की बात होती है। तो मेरे को थोड़ा सा और ज्यादा समझना पड़ेगा कि वह कौन सी ऐसी स्थिति आती है कि फिर भी तानाशाही होगी, और होगी तो उसमें तो हमने जनमत संग्रह भी रखा है आखिरी में। इस स्थिति में भी जनमत संग्रह किया करने का प्रावधान रहेगा विवाद की स्थिति में अंतिम। तो सेना के द्वारा क्या जनमत संग्रह भी रोक लिया जाएगा? ऐसे में भी ये लोक स्वराज के बाद में भी क्या रोक, यह व्यवस्था हो जाने के बाद में भी मतलब क्या जनमत संग्रह भी नहीं होने देंगे लोग और तानाशाह बन जाएंगे? ऐसी व्यवस्था इसमें मतलब होगी क्या? सवाल भी उठ रहा है मेरा, ये मतलब कि हमने जो विधान दिया है कि संविधान सभा, तंत्र और केंद्र सभा की भूमिका होगी संविधान निर्माण में, और तीनों में असहमति होने पर जनमत संग्रह होगा। जब जनमत संग्रह का प्रावधान भी आ चुका है, तो उसके बाद में भी क्या सेना की सैनिक तानाशाही की मतलब कि खतरा रहेगा? बस इतना ही। जी किसी और साथी को कोई प्रश्न हो या कोई बात रखना चाहें।
हमारा प्रश्न यह है, जी बताइए आप। अभी हम विमर्श पर स्वस्थ विमर्श की बात करें, स्वस्थ विमर्श यदि संसद में होने लगे, क्या सभी प्रकार के सुधार संभव नहीं है? स्वस्थ विमर्श नहीं हो रहा है, इस पर चिंतन होना चाहिए। ये ठीक बात है। भारत की जो व्यवस्था है या हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति है वो भी यही कहती है, पीस, डिप्लोमेसी और डायलॉग। हम लोग डायलॉग पर, डिप्लोमेसी पर और पीस पर बिलीव करते हैं, और वॉर पर नहीं। वो तो अंतिम विकल्प हो जाता है। तो ये तो हमारी वैश्विक नीति का भी हिस्सा है। समाधान जो है वो चर्चा से ही निकल सकता है, और इसीलिए हम लोग लंबे समय से चर्चा ही कर रहे हैं। और हमारे यहाँ शास्त्रार्थ की परंपरा रही है। जहां जहां परंपरा नहीं रही वहां पर जो है आपने देखा कि हिंसा हुई, ऊपर को देश के देश जाएगा। गुलाम बना लिए गए। ठीक है, सब तो सहमत हूं मैं आपसे। और बताइए, कोई प्रश्न? चलिए, थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं क्या क्या हो सकता है कि वर्तमान समय में एक तो प्रश्न ये उठेगा कि अभी राज्यसभा और लोकसभा दोनों हैं, तो क्या हम राज्यसभा को ही संविधान सभा नहीं मान सकते लें? यह एक प्रश्न उठ सकता है कहीं। तो जो राज्यसभा या लोकसभा, जिसको भी आप संविधान सभा मानेंगे, उस संविधान सभा को फिर कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा। केवल एक काम, संविधान सभा के जिम्मे में एक ही काम होगा कि यदि कोई संविधान संशोधन होता है तो संविधान सभा अपनी उसमें सहमति या सहमति दे सकती है, बस। अगर संविधान सभा और तंत्र के बीच में टकराव होता है, वो आपको वैद्यनाथ जी ने क्लियर कर दिया है, तब जनरल संग्रह होगा। यह भी एक हो सकता है। अगर आपको लगे कि भाई ये तो बहुत 250 लोगों का चुनाव, संविधान सभा का जो चुनाव है वह लोक के द्वारा होना चाहिए। तंत्र का संविधान सभा में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो संविधान सभा का निर्माण लोक के द्वारा होना चाहिए। एक और सुझाव हो सकता है कि भाई आपको अगर लगता है कि ये बहुत समस्या है, तो एक प्रस्ताव और भी हो सकता है कि हमारा लोक, माने आम मतदान के द्वारा, हम 5 वर्षों के लिए एक राष्ट्रपति का चुनाव कर लें। राष्ट्रपति को हम संविधान सभा बना दें, मान लें, जैसा कि स्वतंत्रता के बाद कल्पना भी की गई थी, लेकिन राष्ट्रपति के जिम्मे और बहुत से काम दे दिए गए थे। हम तो केवल एक काम देना चाहते हैं। फिर वर्तमान जो है वो सब ठीक है, एक कोई ना कोई संविधान सभा होनी चाहिए, चाहे वो एक आदमी की हो, 100 आदमी की हो, 500 आदमी की हो, 1000 की हो, कितने लोगों की हो, लोक के द्वारा चुनी हुई होनी चाहिए। ये हम लोगों का एक सुझाव है। फिर एक सुझाव और है कि अगर आप सोचते हैं कि भाई लोग, आम जनता अगर चुनेगी संविधान सभा, खर्चा तो अलग से नहीं आएगा, क्योंकि वो तो लोकसभा के साथ ही चुनाव हो जाएगा, एक आदमी तो 2 वोट देगा। एक बात। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई अगर इस तरह का लगता हो
कि भाई नहीं फिर तो हम लोगों ने एक सुझाव और दिया है कि आप अगर कोई संविधान संशोधन करते हैं तो 15 लाख भारत में करीब ग्राम सभाएं हैं, या 10 लाख, 10 लाख ग्राम सभाएं, 10 लाख ग्राम सभाओं से स्वीकृत करा लीजिए, हम जनमत संग्रह मान लेंगे उसे। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत नहीं। ग्राम पंचायत अलग होती है और ग्राम सभा अलग होती है। तो ग्राम सभाएं 10 लाख हैं भारत में, वो स्वीकृत कर दें। यह भी एक सुझाव हो सकता है, या कोई और भी तरीका हो सकता है इस संबंध में। हम लोग यह भी नहीं कह रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं वही एकमात्र तरीका है। ऐसा कोई तरीका आप बता सकते हैं जिस तरीके के माध्यम से लोक की भूमिका हो और तंत्र के दबाव से या हस्तक्षेप से मुक्त हो। ऐसा कोई तरीका भी खोज सकते हैं। तो इसी तरीके पर चर्चा के लिए तो आज हम लोग बैठे ही हैं। चलिए, और कोई बात? हमारा एक प्रश्न है मुनि जी। हाँ, यदि बताइए। स्पीकर को विशेष अधिकार दिया जाए किसको? विमर्श के स्पीकर को विशेष अधिकार दिया जाए इस विमर्श स्पीकर को को सही। स्पीकर को सुनिए तो, हाँ आप मंगला प्रसाद जी एक बात बताइए कि क्या हाँ। स्पीकर को संविधान सभा मान लिया जाए? नहीं, स्पीकर को विशेष अधिकार दिया जाए कि सही तो विमर्श हो सके। हम लोग किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो विषय आप अभी तक सुने ही नहीं है सर। हम लोग चुनाव सुधार पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम लोग यह आपसे जानना चाहते हैं कि सेना पर जिसका नियंत्रण होगा उस पर किसका नियंत्रण होगा फिर? भाई, सारी शक्ति तो सेना के पास है। तो अगर कभी किसी ने मार्शल लॉ लगा दिया, क्या कर लीजिएगा? बताइए ना मंगला अच्छा, प्रसाद जी। सर, समझ आप उस बात को बार बार कह रहे हैं, एक ही बात को। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि सेना पर नियंत्रण किसका होगा? क्या लोकसभा अध्यक्ष का होगा? इसी बात के लिए मैं कहना चाहता हूँ, मुख्य समस्या जो है कि आप विमर्श जो की है। कहना चाहते हैं वो आप 3 बार बोल दिए। हम लोग का आज का विषय ही नहीं है वो। तो लोक का ही विषय है। लोक में तंत्र में स्पीकर का जो है कि विशेष महत्व चलिए होता और है। बताइए। और हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम्म, आपने बात कह दी। और कोई बताइए या पूछिए। मैंने आपको कई सुझाव दिए हैं, और भी सुझाव आपके दिमाग में हो। मोहन बाबू अगर कुछ कहना चाहें तो बताइएगा। नहीं, मैं कहना चाह रहा था, मुनि जी की बातों से तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन जो 543 सांसद जो चुन के जाते हैं और जो 543 सेकेंड नंबर लाके हार जाते हैं, वो 543 की भी एक कमेटी होनी चाहिए। और उनको भी आप संविधान सभा बोल सकते हैं, या उनको लेके बना सकते हैं, क्योंकि वो वो भी भी है, मैंने जनता की। वो भी दिया है प्रस्ताव में हाँ कि आप 543 लोगों को चुन सकते हैं उसी के साथ में। हाँ हाँ हाँ, उसी के का साथ भी एक वोटिंग के। सुझाव है, लेकिन यही एकमात्र नहीं है। जी सब जी। सुझाव में जो राज्य मान ले, मैंने तो यहाँ तक कह दिया है कि आम जनता के द्वारा चुना हुआ एक राष्ट्रपति बना दीजिए, वही संविधान सभा मान लेंगे हम। कुछ तो हो। जी, कुछ तो हो। और बताइए, कोई बात बबलू अगर कहना चाहे, पूछना चाहे तो बताना भाई, क्योंकि बहुत गंभीरता से सुनते हैं। नहीं मुनि जी, मैं भी सुन रहा हूँ, जरूरत पड़ेगी तो बताऊंगा।
ठीक है, आज की चर्चा में अगर किसी का कोई सुझाव होगा तो आप कल भी बता सकते हैं, तो कोई बात नहीं है। कल भी हम लोग इस पर 5 मिनट 10 मिनट कभी ले लेंगे टाइम उसी में, और कल हम लोग चर्चा करेंगे। यह तो हम लोगों ने चर्चा की है पश्चिम के लोकतंत्र पर, कि लोकतंत्र का लोक स्वराज। कल हम लोग चर्चा इस बात की करेंगे कि जो भारत में वर्ण व्यवस्था थी, यह बात बार बार सुनील देव जी भी उठाते हैं और भी बहुत लोग उठाते हैं कि जो व्यक्ति होते हैं ये लोकतंत्र में तो सिर गिने जाते हैं, योग्यता का कोई महत्व नहीं है लोकतंत्र। यही है लोकतंत्र। इसको क्या कहते हैं कि मुंड या जो भी कहते हैं। तो फिर हम लोगों ने भारत में वर्ण व्यवस्था के माध्यम से वो अलग तरीका बनाया था, उसमें कुछ विकृतियां आ गई। विकृतियां आने के कारण उस तरीके को छोड़ दिया गया एकदम। क्या उसका सुधरा हुआ तरीका आ सकता है हमारे सामने वर्ण व्यवस्था का? क्या हम कोई ऐसा तरीका खोज सकते हैं कि जहां संविधान या कानून बनाने में बुद्धिजीवियों का, समझदार लोगों का महत्व हो? क्या ऐसा कोई तरीका निकल सकता है क्या? इस पर हम लोग कल चर्चा करें। अब ब्रजेश जी आप पूछ लीजिए, किसी का कोई बात कहनी हो पूछनी हो तो। और किसी साथी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न रख सकते हैं। बताइए आचार्य जी, कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। मैंने रखे थे 2 प्रश्न बात में, लेकिन आचार्य जी, प्रश्न जो है ना आप प्रश्नोत्तर में रखेंगे सत्र में तब तो याद रहेगा। आप बात भी कहेंगे उसी प्रश्नोत्तर में रखते हैं, तो कई सारे प्रश्न आए, उसमें से आपने 2 प्रश्न मुख्य रखे हैं। एक बार आप दोबारा रिपीट कर दीजिए। क्या चलो उनका वो कोई प्रश्न है? प्रश्न, लेकिन मैं जो अभी बाबा ने संविधान सभा का जो प्रस्ताव दिया था, जी मैं एक प्रस्ताव से सहमत हूं कि ग्राम सभाओं के द्वारा कम से कम 100 लोगों का चुनाव संविधान सभा के लिए हो, ग्राम सभाओं के द्वारा, तो जो है वो रहे, अच्छा रहेगा। यदि राष्ट्रपति को अकेले व्यक्ति को देखते हैं तो फिर वो जहां संभावना व्यक्त की जाती है कि व्यक्ति एक है और गड़बड़ हो गया, तब कैसे? तो फिर वही स्थिति है कि हमने चुनाव तो सही सांसद का करके भेजा, लेकिन अब वो 5 साल हमें बंगू बना के घुमाए तो फिर कैसे? तो राष्ट्रपति फिर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा, अकेला व्यक्ति है तो कैसे? तो मेरी अपनी समझ यही है कि ग्राम सभाओं के द्वारा कम से कम भारत के बुद्धिजीवी 100 लोगों का चुनाव ग्राम सभा के संविधान सभा के रूप में, केंद्रीय संविधान सभा के रूप में हो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, हम लोग आपका सुझाव भी शामिल करेंगे। आपका सुझाव भी ठीक है। हम लोगों ने जो मैंने किताब लिखी थी संविधान पर 1990 92 93